दोस्तों, अंटार्कटिक ओशियन जहाँ लहरें बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है, हवाएं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है और पानी का टेम्परेचर इतना कम होता है कि ह्यूमन बॉडी का खून जमने लगता है। दोस्तों, इस समंदर में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा है। ठंड और लहरों से बच भी गए तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आसानी से बड़ी बड़ी शिप को क्रैश करने की क्षमता रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप, इसी खौफनाक समुद्र में 28 लोगों की एक ग्रुप की शिप फंस गई थी। खुले आसमान के नीचे उन्होंने कुछ हफ्ते या महीने नहीं बल्कि पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ दिख रहा था, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसे दुनिया ने नाम दिया था द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत का एंडोरेंस टेस्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने अपने शिप का नाम भी एंडोरेंस ही रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशन किए थे। साल 1901 में वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे थे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वो वापस हो गए। फिर साल 1907 में उन्होंने दोबारा इस मिशन को किया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले से ही उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब की बार साल 1914 में उनका प्लान न सिर्फ अंटार्कटिका तक पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। ये सब करने की सिर्फ एक ही वजह थी, सर अर्नेस्ट शैकल्टन वो करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने कभी ना किया हो। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन का नाम दिया गया, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी, इसलिए इस मिशन में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपेडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई नॉर्मल टूर ऑपरेटर का घोषणा नहीं था। इस घोषणा का पहला वर्ड था मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरों के सामने नहीं डरते हो, और जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के क्रू को हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा, उनका एक्सपेडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपेडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन, जो खुद भी वॉर डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन को परमिशन दे दी। इस मिशन के लिए एक मजबूत शिप की जरूरत थी जो बर्फ से ढके अंटार्कटिक ओशियन को फाड़ती हुई आगे बढ़ सके, पर यह कोई नॉर्मल शिप नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक शिप अंटार्कटिक ओशियन में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह शिप किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो उस वक्त की एलिट क्लास को इस शिप के जरिए भालुओं का शिकार पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका यह बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया और सर अर्नेस्ट ने उस शिप को खरीदकर एंडोरेंस का नाम दे दिया। एंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था, और डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को आसानी से झेल सके। ये एक ऐसी जहाज थी जिसमें सेल्स भी थे और इंजन भी था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को कई सालों से बेसब्री से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लीमूथ से सफर का शुरुआत किया। अगले 4 महीने तक वो अटलांटिक ओशियन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पे आखिरी तैयारियां कंप्लीट करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने शिप की डायरेक्शन अंटार्कटिक ओशियन में वेडल सी की तरफ कर दिया। एंड्योरेंस में 28 लोगों के साथ साथ 50 बड़ी प्रजाति के कुत्ते भी थे, जिनको अंटार्कटिका की बर्फ में सामान खींचने के लिए ले जाया गया था। 40 दिनों तक ये सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक ही दिन में अंटार्कटिका के किनारे पर पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली प्रॉब्लम ने उनका रास्ता रोक लिया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था, वेडल सी के ऊपर बर्फ के लेयर्स मोटी से मोटी होती चली गई और एक पॉइंट पर आकर ये लेयर्स 18 फीट तक मोटी हो गई,
और अब एंड्योरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि ये उसे फाड़ कर आगे बढ़ सके। ये बर्फ कहीं कहीं इतनी नाजुक और पतली भी थी जिस वजह से पैदल सफर करना भी बहुत मुश्किल था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वसल बे से लगभग 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस चुकी थी। शुरुआत में लगा कि यह प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए है, टेम्पोररी है, लेकिन असल में यह जहाज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई। कई दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी शिप को मैनुअली आगे बढ़ाने का फैसला किया। लगातार अगले 2 दिनों तक बर्फ को हटाने और काटने के काम करते करते क्रू मेंबर्स बिल्कुल थक के चूर हो गया, लेकिन यह काम उनका सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो शिप को सिर्फ 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके बाद एंड्योरेंस दोबारा से फंस गई। 1 महीने तक शिप को निकालने की कोशिश के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट हिम्मत से हार गए। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ के नेचुरल मूवमेंट पर छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियां खत्म होते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। इस बीच ये जहाज एक विंटर स्टेशन का काम कर रही थी। क्रू इसमें अपने रूटीन का काम करने लगे। बस फर्क इतना था कि शिप अब सिर्फ एक जगह खड़ी थी। क्रू मेंबर्स का जज्बा बहुत ऊंचा था और सर अर्नेस्ट ने शिप पर एक डिसिप्लिन कायम कर रखा था। वो लोग दिन भर बिजी रहने के लिए डिस्कशंस करते, सॉकर खेलते, एक दूसरे के हेयर कट करते और कुकिंग में टाइम गुजारते थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन बर्फ टूटकर उनको आगे या पीछे जाने का रास्ता देगी। इस जहाज में क्रू के दिन गुजरते गए और सब लोग आपस में बहुत क्लोज हो गए। यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएंगे, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ तो टूटने लगी, लेकिन बढ़ती हुई प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर्स एक दूसरे पर चढ़ने लगी और ये एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। टूटती हुई करोड़ों टन बर्फ ने जहाज पर प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि शिप को बर्फ के प्रेशर से निकाला जाए, इसलिए सब ने मिलकर बर्फ को हटाने का काम किया और कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन खतरा अभी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक से शिप के नीचे एक जोरदार आवाज आई और जहाज को एक तरफ झुका दिया। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर क्या हुआ है, क्या यह व्हेल की टक्कर थी या कुछ और। जैसे तैसे रात गुजरी, लेकिन सुबह होते ही जो दिखा वो यकीन करना बहुत मुश्किल था। टूटती हुई बर्फ की लेयर्स ने शिप को न सिर्फ एक तरफ झुका दिया था, बल्कि अब इसका रडार जिसकी मदद से शिप को टर्न किया जाता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। एंड्योरेंस को क्रू को अब यहाँ फंसे 7 महीने हो चुके थे और वो किसी भी इंसानी आबादी से 2000 किलोमीटर दूर थे। ना किसी से कोई कनेक्शन, ना मदद बुलाने की उम्मीद। अगर उन्हें किसी से उम्मीद थी तो वो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के सपने चकनाचूर हो चुके थे। 9 महीने से मिशन के क्रू एक जगह पर फंसा था। तभी एक रात अचानक से प्रेशर की एक लहर आती है जिसने एंड्योरेंस को प्लग झपकते ही 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब जहाज की लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुछ जगहों पर क्रैक्स होने की वजह से पानी अंदर बढ़ना शुरू हो गया। सारे क्रू ने मिलकर रात पर काम किया कि किसी तरह शिप के अंदर पानी न आ पाए, पर उनके सर पर छत का साया शायद यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर अर्नेस्ट ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। जरूरी सामान बाहर निकाले गए, जैसे कि जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स वगैरह। सब कुछ निकाल कर अब पूरा क्रू बर्फ के मैदान पर अब खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीनों से जिस शिप का सहारा था वो अब उनके सामने टूटकर तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगी। सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फैसला किया कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उनको 550 किलोमीटर दूर पोलेट नामी आइलैंड का पता था, जहाँ कभी शेल्टर और सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स काफ़ी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है उसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या चीज़ थी। इसलिए फैसला हुआ आइलैंड तक पैदल चल के जाने का। उन्होंने पोलेट आइलैंड की तरफ जाना शुरू किया, जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीने तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते उसमें या तो सुराख हो जाता या पानी के बहाव के साथ तैरने लगता। खुशकिस्मती से ये आइस शीट यानी कि ये बर्फ का टुकड़ा तैरकर धीरे धीरे पोलेट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। इसलिए सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो इस आइस शीट पर ही तैरते तैरते पोलेट आइलैंड तक पहुंचेंगे। क्रू मेंबर के पास अब खाना पीना खत्म हो चुका था। उनको तैरती हुई आइलैंड पे जो कुछ मिलता वो उसे शिकार करने की कोशिश करते, जैसे पेंगुइन और सील्स वगैरह।
उनको उम्मीद थी कि पोलेट आइलैंड पर पहुंचकर उनको कुछ खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पे वो सफर कर रहे थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो पोलेट आइलैंड की जगह एलिफेंट नामी आइलैंड पर जाने लगा। देखते ही देखते अप्रैल 1916 को टूटी हुई बर्फ के शीट के सहारे वो कैसे भी करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच ही गया। पिछले 16 महीनों में वो पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने चैन की सांस तो लिया, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह से बंजर था और यहाँ ज्यादा टाइम तक रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके पास खाना पीना भी खत्म हो चुका था। अब उनको सिर्फ एक उम्मीद था और वो था साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो कि वहां से 1300 किलोमीटर दूर था। सर अर्नेस्ट ने यह फैसला किया कि वो लाइफ बोट्स में ही साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का यह खतरनाक मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में ऐसे कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाने के लिए निकल गए। ये रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक था। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि बॉडी का हिस्सा जमने लगा। इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ उनको ये सफ़र बिना जीपीएस और बिना कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज के डायरेक्शन की मदद से। वो लोग हर दिन जी जान से मेहनत करने के बाद भी 80 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए थे। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट और 5 क्रू मेंबर्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत साइड पर पहुंच चुके थे। उनके सामने 4000 फीट ऊंचे पहाड़ थे। अगले 36 घंटों की लगातार चढ़ाई के बाद वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पे स्टेशन था। किसी को भी यकीन नहीं आया कि करीब 1.5 साल पहले निकलने वाले सर अर्नेस्ट इस हालत में यहाँ पहुंचे हैं। 3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया में रहने के बाद सर अर्नेस्ट वापस निकल पड़ते हैं एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहां वो 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़कर निकले थे। आखिरकार 30 अगस्त 1916 वाले दिन उनको दूर से ही एलिफेंट आइलैंड पे धुआं उठता दिखाई दिया, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को यह पता नहीं था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर एलिफेंट आइलैंड पहुंचने के बाद उन्होंने सभी क्रू मेंबर्स को जिंदा और सही सलामत पाया। सर अर्नेस्ट और उनकी टीम पहली बार 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सही सलामत वापस उनके घर पहुंचा दिया।